वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे ईएलपी और टेक्नीशियन की एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए खास करके जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया जाता है कि एक ऑलरेडी हमने नया चैनल जो है स्टार्ट कर दिया है, जिसमें रेलवे के सारे वीडियोस हम जो है ये लाने वाले हैं। जितने भी रेलवे वाले एग्जाम्स होने वाले हैं आगे चल के, उसके लिए जो है खास करके वो चैनल स्टार्ट किया गया है और चैनल का नाम है रेलवे एग्जाम्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हम लगातार जो है वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था। जनरल साइंस का जो सीरीज है जो आपके लिए स्टार्ट किया गया है, उसके बाद हमने लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था। अब हम जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से हम जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेक श्योर कि जो नया चैनल हमने ओपन किया है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार जो है उस पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो है जनरल साइंस का अपलोड ऑलरेडी हमने करना शुरू कर दिया है। फिर अलग अलग जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके साथ साथ जो है वीडियो लगातार आते रहेंगे। करंट अफेयर्स के भी वीडियो आते रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के भी वीडियो आते रहेंगे। तो लगातार जो है उसमें वीडियो आते रहेंगे। तो मेक श्योर कि उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल का नाम है रेलवे एग्जाम्स। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो द फॉलोइंग डिवाइस चेंजेस लो वोल्टेज एसी करंट टू हाई वोल्टेज एसी करंट एंड वाइस वर्सा। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसफार्मर। तो दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एसी करंट को जो है ये लो वोल्टेज एसी करंट में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन। और स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, ये याद रखना, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ये लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और वाइस वर्सा अगर हम देखें, अगर हमें हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज एसी करंट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ये है ट्रांसफार्मर। द मैग्निफिकेशन प्रोडक्टेड बाय द स्पेरिकल मिरर विल बी इक्वल टू फॉलोइंग। तो मैग्निफिकेशन प्रोडक्टेड बाय स्पेरिकल मिरर विल बी इक्वल टू द फॉलोइंग। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे आपको बताना है। बेसिकली मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये होता है। तो इमेज हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है सही जवाब है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा हमने शॉर्टकट में लिखा है तो थोड़ा फुल फॉर्म में जरूर लिख लेना कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये होता है। और मैग्निफिकेशन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। द ऑयल इन विक ऑफ लैम्प राइज ड्यू टू। तो विक लैम्प आपने देखा होगा, यहाँ पे जो है ऑयल जो है कैसे राइज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम आपको बना के समझा दिया जाता है। तो मान लीजिए एक लैम्प है, नीचे जो है केरोसिन ऑयल है और यहाँ से जो है एक विक लगा है, ठीक है, एक जो है ट्यूब जैसा एक विक है। और यहाँ पे जैसे ही हम जो है इसको फायर करते हैं बहुत लंबा टाइम तक चलते रहता है और लगातार इसको जो है ये ऑयल मिलता रहता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कैपिलरिटी पे काम करता है। अब कैपिलरिटी क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। कैपिलरिटी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी इन ए नैरो ट्यूब और पोरस मटेरियल। तो ये नैरो ट्यूब के थ्रू जो है कंटिन्यूस जो है अपवर्ड मूवमेंट होता है ऑयल का ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और कंटिन्यूसली जो है ये चलता रहता है। तो ये जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जो है कैपिलरिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ऑकर व्हेन लाइट पासेस थ्रू। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, एक चीज याद रखना, हमेशा ये याद रखना, नोट डाउन कर लेना, इट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल जब लाइट जो है ये डेंसर से जो है ये रेयर मीडियम में जा रहा हो, तभी ओनली पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना, बस इतना सफिशिएंट है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इसका एप्लीकेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is only and only possible when light passes from denser to rarer medium, तभी ये possible है, else possible नहीं है। A light and a heavy body have equal kinetic energy, which one has greater momentum। तो momentum किसका ज़्यादा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे बताया जैसे क्या है, लाइट और हेवी बॉडी का अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1 मान लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों का ही सेम है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का 1 है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की जगह 1 डालते हैं और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m, p इक्वल्स टू √2m। तो यहाँ पे मास जिसका ज़्यादा होगा, हेवी बॉडी का ऑब्वियसली मास ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसका भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि m का वैल्यू जितना ज़्यादा डालेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ये मोमेंटम का वैल्यू आने वाला है। और लाइट बॉडी का ऑब्वियसली जो है वेट कम है, तो यहाँ पे जो है मोमेंटम का वैल्यू कम आएगा। तो किसका मोमेंटम जो है ये ज़्यादा होगा, ये हेवी बॉडी का जो है ये मोमेंटम ज़्यादा होगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वल है, ये बता दिया गया था प्रीवियसली, इसीलिए हमने एज्यूम किया कि काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो ऐसे हमने जो है निकाल लिया। तो इस तरह के जो फॉर्मूला है ना, इनको आप याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो ध्यान रखना आगे चल के ये लगने वाला है। और इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चंस को भी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, रिलेशंस पता होना चाहिए, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। When a body is in free fall under gravity, its apparent weight will be। बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसे गलत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर एक आइडिया आपको दे दिया जाता है कि apparent weight है क्या। तो मान लीजिए एक जो है सरफेस में एक मेटल ब्लॉक को हम रखते हैं, तो नीचे की ओर जो फोर्स लगता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। और इसे हम mg से लिखते हैं, और इसके ऑपोजिट में मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg आप यहाँ पे भूल जाइए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, टू बी मोर क्लियर, ताकि आपको क्लैरिटी मिलता रहे। और इसके ऑपोजिट में ठीक जो है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, और यही नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है ना, यही एपरेंट वेट जो है इसको हम मान सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ठीक ऑपोजिट में ही लगता है। अब जो है आपका जो बॉडी का वेट है ये इसलिए आपको फील होता है क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में ना ये नॉर्मल जो है ये फोर्स लग रहा है, तो एपरेंट वेट इस वजह एपरेंट वेट है, इसीलिए आपको फील होता है कि यस आई होल्ड सम काइंड ऑफ वेट, ठीक है। तो अगर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा आप अगर एक सरफेस में खड़े हो, नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपको आपका वेट का फील ही नहीं होगा कि आप कुछ वेट जो है ये होल्ड करते हो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स अपोजिट में लग रहा है, इसीलिए जो है आपको अपना जो है ये वेट फील होता है, उसका सेंस आपको होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है यही जो है एपरेंट फोर्स, यही एपरेंट वेट है बेसिकली, ग्रेविटेशन के अपोजिट में जो लगता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन अ बॉडी इज इन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इट्स एपरेंट वेट विल बी। तो यहाँ पे देखिए फ्री फॉल, मान लीजिए एक एयरप्लेन जा रहा है और उस वहाँ से जो है एक मेटल ब्लॉक को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। तो मेटल ब्लॉक को यहाँ पे जैसे ड्रॉप किया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि एयर में जो है ना, एयर में जो है ये ऊपर जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये नहीं लगता। जब फ्री फॉल हो रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगता है। ये बार बार याद रखना कि जब ये एयर में है ना, मान लीजिए एयर ड्रॉप किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से कुछ जो है ये सामान एयर ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसके सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एयर में जो है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ये नहीं लगता है, ये याद रखना, ये नहीं लगता है। जिसके वजह से क्या होता है, ये जो मेटल ब्लॉक है इसमें जो है अगर ये पर्टिकुलर एक पर्सन होता तो इसको जो है कोई वेट का फील ही नहीं होता। अभी हमने बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो वेटलेसनेस फील होगा, तो इसी वजह से जो है एपरेंट वेट जो है ये जीरो होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि फ्री फॉल में जब फ्री फॉल हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगता है, तो एपरेंट वेट यहाँ पे जीरो होता है। इसका कॉमन एग्जांपल है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर जो है लिफ्ट में एक इंसान जा रहा है, अगर लिफ्ट टूट जाता है तो ये फ्री फॉल होगा, तो ऑब्वियसली इसमें जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर नहीं लग रहा है, तो ये नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन जो लिफ्ट के अंदर है इसको वेटलेसनेस फील होगा। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल एयर में जो है ये गिर रहा है और यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसी वजह से जो है एपरेंट वेट हम कह सकते हैं जीरो है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह के प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि लाइक तो जरूर कर देना, साथ में शेयर भी कर देना, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं वो उन तक पहुँच सके। अब यही सेम चीज़ अभी जो हमने डिस्कस किया इससे प्रीवियसली, उसी को जो है वाटर में अब हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी जो है मेटल ब्लॉक को जो है ये वाटर में सबमर्ज कर दिया जाए, वाटर में मान लीजिए डुबा दिया जाए, तो क्या होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में जो है ये फोर्स क्या लगता है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभी हमने डिस्कस किया, तो वाटर में अगर किसी मेटल ब्लॉक को ड्रॉप कर दिया जाए तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगता है जिसका नाम है बियॉन्स। ये वाला ही उसका जो है प्रोनाउंसिएशन यहाँ थोड़ा गलत हो सकता है, तो ये वाला फोर्स लगता है बियॉन्स, जो है ये फोर्स लगता है, बियॉन्ड फोर्स जो है ये उसके अपोजिट में लगता है। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, इसका सही आंसर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, एक ही आंसर है, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन लिया नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन वाटर वेट्स लेस अकॉर्डिंग टू द स्प्रिंग बैलेंस देन द ऑब्जेक्ट इन एयर ड्यू टू। तो एयर में अगर स्प्रिंग बैलेंस एक मेटल ब्लॉक को अगर हम वजन करेंगे, मापेंगे उसका वेट, तो ये ज़्यादा आएगा। लेकिन इसी अगर मेटल ब्लॉक को हम अगर एक वाटर में सबमर्ज कर देते हैं, यानी कि डुबा देते हैं एक वाटर में, और यहाँ पे अगर रख दिया जाता है और यहाँ पे अगर मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से, तो इसका वेट कम आएगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट में जो है वाटर के अंडर जब ये सबमर्ज्ड है, वाटर में डूबा हुआ है, तो इसके ऑपोजिट में जो है ये बुएंट फोर्स जो है ये लगता है, जिसके वजह से जो है ये वेट जो है कम हमें जो है ये लगता है। आप भी कभी कभी एक्सपीरियंस किए होंगे कि एक जो है अगर आपने जो है गाँव के कुओं में जो है अगर पानी वहाँ से निकाला होगा, जो कुआं है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही बाल्टी फुल हो जाता है, पानी जैसे नीचे चला जाता है, तब जब आप रस्सी को खींचते हो तो आपको वेट कम फील होता है। लेकिन जैसे ही वो पानी के लेवल के ऊपर आता है
तो उसका जो है वेट आपको फील होने लगता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि जो है इसके ऑपोजिट में जो है ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट में जो है यहाँ पे पानी के अंदर जो है ये बुएंट फोर्स लग रहा होता है, इसलिए उसका वेट जो है ये कम आता है। उम्मीद है यहाँ समझ में आ गया होगा, एपरेंट वेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बुएंट फोर्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। When water goes from 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस it will, तो एनामेलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ये आपने जरूर पढ़ा होगा। 4 डिग्री सेल्सियस में जो है डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो ऑब्वियसली 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तो डेंसिटी कम होते जाएगा, इसका मतलब क्या है, वाटर एक्सपैंड होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन एंडोस्कोपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज यूज, तो कौन सा फेनोमेना एंडोस्कोपी में यूज किया जाता है। अभी हमने बोला था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन को बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो एंडोस्कोपी जो है ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही जो है ये काम करता है, तो उसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर 4। तो एंडोस्कोपी क्यों किया जाता है, तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स है इनके अंदर का इमेज को जो है ये लेने के लिए बेसिकली एंडोस्कोपी किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और एंडोस्कोपी में क्या होता है, बंडल ऑफ ऑप्टिकल जो है ये फाइबर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिसको माउथ के थ्रू जो है बॉडी में भेजा जाता है, और फिर जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स है उसका जो है ये इंटरनल यहाँ पे इमेज होता है उसको ये ट्रांसमिट करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम याद रखना इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे नैनोमीटर जो है सबसे करीब है, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है, -9 मीटर, रियली सॉरी 10⁻�9 मीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 जो है नैनोमीटर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, 0.1 नैनोमीटर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है। और से मीटर वाला याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कन्वर्जन दिया जा सकता है तो बिल्कुल ध्यान रखना, बाकी सब आपको पता होना चाहिए। नैनोमीटर में दिया गया है तो 0.1 नैनोमीटर होगा। और से ये वाला याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर नैनोमीटर में पूछा जाए तो 0.1 इंटू 10⁻10 -9, ठीक है। नैनो तो -9 को हम नैनोमीटर लिख सकते हैं, इसलिए 0.1 नैनोमीटर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ, तो हमारा जो आई का लेंस है, ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ बेसिकली चेंज होता है, ये सिलेरी मसल्स जो साइड में आंखों के साइड में देखिएगा सिलेरी मसल्स दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं उस हिसाब से जो है ये हमारा जो आई में जो लेंस लगा है इसका जो है फोकल लेंथ कम ज़्यादा होता है। द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर इंडिकेट्स, तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ पे नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ हम आपको जो है यहाँ पे क्लियर करवाने वाले हैं। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर है तो यहाँ पे जो है कौन सा जो है ये इमेज फॉर्म होगा, और नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है तो यहाँ पे कौन सा इमेज जो है ये फॉर्म होगा, ये यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, और नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है, पॉजिटिव है अगर मैग्निफिकेशन तो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन है तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। दोनों आपको अलग अलग नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन बना है ऑलरेडी। द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंसेज, तो पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस जो है ये पूछा गया है, तो हमेशा ये याद रखना कन्वेक्स लेंस का जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ जो है ये होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो है ये फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव होता है, तो उसका पावर भी जो है पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे ये सही आंसर है, पावर भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। उसी तरह कॉनकेव अगर दिया होता कॉन्वेक्स की जगह में तो याद रखना फोकल लेंथ जो है ये कॉनकेव लेंस का जो है नेगेटिव होता है, तो पावर भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड्स टू, तो एक्सेसिव अगर जो है ये कर्वेचर है अगर आई लेंस का, हमारा जो आई है उसका लेंस का, तो इसके वजह से जो है नियर साइटनेस होता है, और नियर साइटनेस का मतलब क्या है, मायोपिया, इसके वजह से जो है मायोपिया होता है। व्हिच अमेरिकन साइंटिस्ट शो दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना, तो ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है कहा गया था। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे विंटर्स में आप जो है स्वेटर्स पहनते हैं तो आपके बॉडी से जो है ये स्वेटर जो है चार्ज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, फिर जो ये स्वेटर आप उतार रहे होते हैं तो उसमें क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ लाइटनिंग में भी होता है, वो जो है चार्ज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, फिर जब टकराते हैं तो उसके बाद जो है स्पार्क आपको देखने मिलता है। तो एसेंशियली जो है दोनों सेम फेनोमेना है, हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल दे के जो है आपको समझाया गया है एसेंशियली। अगर टेक्निकली और इन डेप्थ जाएंगे
तो और भी बहुत आपको डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ जैसे आपसे समझाया गया है कि हाँ ऐसे होता है। तो जो द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, और से आप ऑप्शन देख के भी यहाँ पे सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए आयरन जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस करता है। बल्ब में जो इसका जो फिलामेंट है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो है हाई रेजिस्टिव जो है इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली केटल में तो हम जो है ये पानी वगैरह चाय वगैरह बनाते ही हैं इलेक्ट्रिक केटल्स में, इसमें भी हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि ये हीट प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग ऑफ फैन जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी पहुंचा जा सकता है, ऐसे नॉर्मल समझ के भी आप पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा इन डेप्थ जो है आपको पूरा प्रिंसिपल सबका पता है और फिर जाके आप कर पा रहे हो, ऐसा बात नहीं है। क्लास 10 तक ही यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, जो भी एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाला है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज करना है। एग्जामिनर कभी कभी ये भी देखता है कि एक पर्टिकुलर जो एस्पिरेंट है वो कॉमन सेंस भी आपका अपना यूज कर रहा है या नहीं, या फिर पूरा रट्टा मार के आ गया है और बैठ के बस सॉल्व करके एग्जाम निकाल के चले जा रहा है। ठीक है, और रट्टा मार के पढ़ाई करने का जो है ये कोई फायदा नहीं है। समझना ज़्यादा जरूरी है, जितना ज़्यादा समझोगे, क्योंकि आगे जाके जो है आपको रेलवे में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है ये हैंडल करना है। तो समझदारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन रट्टा मारना। Which are the following used to detect cracks and flaws in metal blocks? तो क्रैक्स एंड फ्लॉज जो है इसे डिटेक्ट करने में मेटल ब्लॉक्स में अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। मान लीजिए एक मेटल ब्लॉक है, अगर उसमें जो है कहीं पे क्रैक है तो अल्ट्रासाउंड को इसे पास किया जाएगा, तो ये पास नहीं होगा, जहाँ पे क्रैक है ना वहीं से ये रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह जो है बेसिकली काम करता है, जिससे ये डिटेक्ट कर पाता है कि हाँ मेटल ब्लॉक्स में क्रैक है। एसआई यूनिट ऑफ साउंड वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ फिजिसिस्ट। तो एसआई यूनिट का अगर साउंड का एसआई यूनिट पता है ना, तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं। हर्ज होता है, तो इसका सही जवाब है हेनरिच रुडोल्फ हर्ज जो है ये जो फिजिसिस्ट है इनके ऑनर पे ये जो है एसआई यूनिट साउंड का रखा गया है। साउंड ऑफ साउंड डैश एज इट पासेस थ्रू सॉलिड टू गैसेस मीडियम। तो साउंड ऑफ साउंड जो है ये डिक्रीज होगा एज इट पासेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस मीडियम, क्योंकि साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो जो द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर को यूज किया जाता है टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, डायरेक्ट करंट से अगर ऑल्टरनेटिंग करंट मेरे को अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा इनमें से जो है, इनमें से नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं दिया गया, रियली सॉरी। लेकिन यहाँ पे अगर ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट करना है रेक्टिफायर यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हमें करना है तो कौन सा हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो है आपका क्वेश्चन है और होमवर्क भी है। For communication, elephant can make noise as loud as 103 decibel, but they often use low frequency sound, some of which pass by ground. This sound is called। तो ये क्वेश्चन जो है रेलवे में ही डायरेक्टली पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है इंफ्रा साउंड। बेसिकली एलिफेंट जो है ये बहुत लाउड जो है ये साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं 103 डेसिबल तक, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए जो है ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड को यूज करते हैं, जो कि है इंफ्रा साउंड। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव। तो पहले ही बोला था डेफिनेशन से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट डेफिनेशन क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक्स को जरूर पढ़े। तो उसका सही जवाब है इन दिस वेव्स द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन है और लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये डेफिनेशन है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। तो यहाँ पे दो चीज़ फिर से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसीलिए नोट डाउन जरूर करें। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अगर मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी द कोहेसिव फोर्स। अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस होता, जैसे मान लीजिए ग्लास है और वाटर है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें जो है एडहेसिव फोर्स हमें देखने मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास में पानी पी लेते हैं, फिर ग्लास में थोड़ा थोड़ा जो है पानी देखिएगा साइड में ये जो है ये चिपक जाता है इस तरह, तो ये बेसिकली एडहेसिव फोर्स की वजह से होता है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो एडहेसिव फोर्स, सेम मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लगता है। तो एग्जांपल से ऑब्वियसली याद रख सकते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो आप ये वाला ग्लास और वाटर वाला एग्जांपल याद रख सकते हैं कि पीने के बाद थोड़ा सा जो है यहाँ पे पानी कुछ कुछ रिमेन हो जाता है, इनके सरफेस पे अंदर में लग जाता है, ये बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स अलग हैं लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो कोहेसिव फोर्स। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद और भी लगातार वीडियोस आने वाले हैं। मेक श्योर कि आप हमारे नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।